नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, जो रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। तो असर्शन और रीजन ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं और हमें इन्हें चेक करना होता है कि दोनों सही हैं या फिर हमारी गलत हैं। तो असर्शन हमसे क्या कह रहा है, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो इस ए सी का मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो आपका इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसा हमसे क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एडी और डीबी बराबर हो जाएंगे, डी इज द मिड पॉइंट, डी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो एडी और डीबी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम कहें तो डीबी को इधर ले आइए तो यहां पे ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, क्योंकि जहां यहां 1 है मल्टीप्लाई में, इसे फर्स्ट कहो। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट, ई भी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमारे पास ए ई जो है वो ई सी के बराबर हो जाएगा, ई सी को इधर ले आइए, ए ई अपॉन ई सी जो है वो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप इन फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखें तो इनकी जो आर एच एस है वो बराबर है, दैट मींस इनकी जो एल एच एस है वो भी बराबर होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप ध्यान से देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन डीई है दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी के बराबर आ रहा है। एक लाइन जो है वो दो साइड्स को क्या है, बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कह सकता हूं कि यहां पर वो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं कह सकता हूं डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। यानी जो ए कह रहा था ना बात, वो बिल्कुल सही हो गई है, वो थर्ड साइड के पैरेलल आ गया है। अब रीजन को जरा पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। डेफिनेटली सही बात है, ये थ्योरम दे रखी है और करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, आर इज ट्रू and R is correct explanation of A। R जो है वो A की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहां पर है, क्योंकि जो R है वो A को यहां पर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन हमसे क्या कह रहा है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। एक कॉइन को दो बार उछालें या दो कॉइन्स को एक बार उछालें, बात वही होती है। पॉसिबल आउटकम्स आर टू हेड। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, दो हेड हो सकती हैं, वन टेल वन हेड हो सकती है और टू टेल्स हो सकती है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/3। तो वहां पर दो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है कि वहां पर दो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 आएगी या नहीं आएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं टू कॉइन्स आर टॉस्ड टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखिए। हो सकता है हमारे पास दोनों हेड आ जाएं, हो सकता है हमारे पास पहला हेड दूसरा टेल आ जाए, या हो सकता है हमारे पास क्या है आपका पहला टेल दूसरा हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों हमारे पास क्या आ जाएं, टेल आ जाएं आपका। इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हो। ये पॉसिबल टोटल आउटकम्स हमारे पास हो सकती हैं, दोनों हेड दोनों टेल, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, इस तरह से हमारे पास हो सकता है। अब हम यहां पर सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जरा देखिए कैसे।
क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप ध्यान से देखें तो दो हेड्स कितने केसेस में आ रहे हैं? केवल एक है, यानी फेवरेबल केस हो गए 1, और टोटल है मेरे पास 1/4, यानी दो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ गई। सिमिलरली वो आपसे कहता कि दो टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल मेरे पास क्या आ जाएगी? फॉर्मूला अभी भी सेम है, यहां पर दो टेल कितने केसेस में है? एक में है, तो 1/4 हमारे पास आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल। अब देखिए इसने ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा है कि पहला हेड या दूसरा टेल, उसने सिंपली कहा है एक हेड और एक टेल होना चाहिए। तो एक हेड और एक टेल दो केसेस में है हमारा, फॉर्मूला सेम, तो दो केसेस में यानी 2/4। तो यहां पर जो 3 केसेस बन रहे थे मैंने सभी की प्रोबेबिलिटी निकाली, बट यहां पर वो कह रहा था 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पर क्या आ रही है? 1/4 आ रही है, और वो कह रहा था 1/3 है। दैट मींस ए इज फॉल्स, ए जो है वो हमारा फॉल्स है। आर को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं हमारे पास? जिनके सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं सभी के आने के बराबर होते हैं। जैसे ये 4 टोटल आउटकम्स बन रहे हैं, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं आपके। यहां पर दोनों हेड भी आ सकते हैं, पहला हेड पहला टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। अगर आप सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 1/4 आएगी। मैं आपसे कहूं दोनों हेड 1/4, दोनों टेल 1/4, पहला हेड दूसरा टेल 1/4, पहला टेल दूसरा हेड 1/4। तो ये सभी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो जो इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी कि जिनके आने के बराबर चांसेस होते हैं, वो क्या होती हैं हमारी? उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम मिलती है, यानी कि ए इज फॉल्स, बट जो आर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिकॉज कि यहां पर जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं उन सभी के जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास बराबर होती है। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। शो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें ये एक नंबर दे रखा है और हमें ये बताना है ये आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहले मैं गिवन नंबर को आपके सामने लिखता हूं। द गिवन नंबर इज, वो हमारे पास है दैट इज 2 into 5 into 7 into 11, बीच में है प्लस 11 into 13। अब क्या होता है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर? देखिए हमारे पास किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन, हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसमें हमारे पास दो नंबर्स आ जाएं, हमारे पास दो नंबर्स आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि 6 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू में 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 3 भी है, मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी एक नंबर से और डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, और जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो उसे हम कहते हैं आपका प्राइम नंबर। तो हम अगर इस नंबर को 1 और इस नंबर खुद के अलावा आपका कोई और फैक्टर इसका निकाल देते हैं तो फिर हम इसे कॉम्पोजिट नंबर कह पाएंगे। तो हम यहां पर काम करने वाले हैं, ध्यान से देखो 11 दोनों में दिखाई दे रहा है, मैं यहां से 11 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे बचेगा 2 इंटू 5 इंटू में 7 प्लस का 13। अब जरा चेक करिए 11, 5 2 10, 70 प्लस 13, यानी कि यहां पे आ जाएगा 11 इंटू 83। ये नंबर जो भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये नंबर क्या है, इसके फैक्टराइजेशन में 11 और 83 आ गया, यानी इसके जो 1 और अपने आप के अलावा दो और फैक्टर्स हमें मिल गए, तो फिर इस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। हम कहेंगे हियर 11 and 83 are factors of number
फैक्टर्स ऑफ नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इस खुद के अलावा आपके पास क्या है, इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं सो द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट। तो जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। सारा काम जो है वो हमें इसीलिए करना होता है कि हम 1 और उसके अलावा कम से कम एक निकाल दो, ज्यादा मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक फैक्टर निकाल के बता दो। और फिर हमने बता दिया कि भाई 11 और 83 1 और खुद उस नंबर के अलावा इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम इसे एक कॉम्पोजिट नंबर यहां पर कह देंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 21 का बी पार्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। 306 और 657 से जो नंबर डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, आई रिपीट माय वर्ड्स, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इनका मल्टीपल हो, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो होगा इन दोनों नंबर्स का वो इन दोनों से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एलसीएम जो निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यहां पर यूज करने वाला हूं। तो पहला नंबर है मेरे पास दैट इज 306 एंड दूसरा नंबर है 657। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए 2 से हो जाएगा 153, अब ये 3 से हो जाएगा, ये अभी भी 3 से हो जाएगा, एंड 17 से ये हो गया आपका 1 टाइम। यहां पर देखिए ये 3 से हो जाएगा क्योंकि इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी 3 से हो जाएगा, एंड 73, तो ये खुद में एक प्राइम नंबर बन गया, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 306 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और 657 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू में 73, चाहो तो 73 से इसे डिवाइड कर लो। जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो जो पार्ट कॉमन होता है उसकी तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो हमें एलसीएम यहां पर मिल जाता है। तो मैं एलसीएम निकालने वाला हूं इनका। एलसीएम में देखिए जरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू 17 इंटू 73। तो मुझे ये सारा कुछ मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर आ गया 9 इंटू 2 मेरे पास आ गया 18 इंटू में, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 73 इंटू 17, 1141 18 की और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ओके, यहां पे आएगा 1241 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 18, कैरी 1 आ गया, 18 4 जा 72, और 1 यहां पे हमारे पास आ जाएगा, कैरी आ गया 7, 18 2 जा आपके पास आ जाएगा 36 और 7 हमारे पास हो जाएगा दैट इज 36 और 7 43, कैरी 4 आ गया, तो यहां आ गया 22,338। ये मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, और वो केवल हमसे एलसीएम ही इसमें पूछ रहा है, तो 22,338 हमारे पास यहां पे एलसीएम आ गया है। मैंने यहां पर एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी एलसीएम निकालने के लिए कर सकते हैं। तो हम यहां पे कहेंगे लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 306 एंड 657 इज, वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 22,338
मेरे पास वो लीस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन इफ लाइन एल गिवन बाई x plus y is equal to 5 is a tangent to the circle at the point P। हमें एक फिगर यहां पर दे रखी है, मैं वो कंस्ट्रक्ट करता हूं। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओरिजिन है और यहां पर एक पॉइंट P है जिससे एक टेंजेंट ड्रा होती है और उस टेंजेंट की इक्वेशन भी हमें दे रखी है। लाइन L गिवन बाई, ये लाइन L है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, इस लाइन L की इक्वेशन। और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे हैं 3, a, तो वो हमसे कह रहा है कि यहां पर हमें इस डिस्टेंस को निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। अब अपने माइंड में आप क्लियर करें कि मैं रेडियस ऑफ द सर्कल इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मुझे ये ए मिल जाए। अगर मुझे ये ए पता हो तो 2 पॉइंट्स मेरे पास दे रखे हैं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो यहां पर मिल जाएगी। अब इसके बाद देखें तो इस ए को निकालने के लिए ना उसने हमें इक्वेशन दे रखी है। ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर लाई करता है L पर, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि पॉइंट इस पर लाई करता है, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इट। तो हम कहेंगे यहां पर पॉइंट P 3, a lies on line L, therefore it must satisfy it, therefore it satisfy it। ऐसा सीधा लिखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस a इज इक्वल टू में 5, इस 3 को इधर ले जाइए, a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी a मेरे पास क्या आ गया, यहां पर 2 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, दैट आर 3, 2। नाउ रेडियस इज इक्वल टू OP मेरे पास क्या आ जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यानी a माइनस 0 या फिर मैं कहूं 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां पे 3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 9 और 2 का स्क्वायर आ गया 4। 9 प्लस 4 इज 13, रूट 13 यूनिट्स। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो मेरे पास रूट 13 यूनिट्स यहां पर आ गई है। यहां पर की कंसेप्ट समझने का बस यही है कि पॉइंट P जो है वो इस लाइन टेंजेंट पर लाई करता है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से हम A निकालेंगे एंड फिर इजी टाइप से हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके रेडियस ऑफ द सर्कल बता सकते हैं, दैट विल बी रूट 13 यूनिट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स देखिए, find the radius of the circle whose end points of the diameter are 0, 0 and 6, 8। हमारे पास क्या है, we had a circle, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसके की जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, दैट आर 0, 0 एंड 6, 8। मुझे उस डायमीटर का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो मैं ये जो AB डिस्टेंस है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकता हूं। तो हम कहेंगे AB डिस्टेंस इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 36 और 8 का स्क्वायर आ गया 64, यानी कि रूट 100, और ये मेरे पास आ गया 10। आई थिंक इसमें यूनिट तो कुछ नहीं दे रखी है, तो फिर हम यहां पर 10 यूनिट्स लिख देते हैं। अब ये आप यहां पे गलती नहीं करेंगे, 10 यूनिट्स नहीं है हमारा आंसर, हमें निकालनी है रेडियस, और ये हमें मिली है डायमीटर। तो जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस इज इक्वल टू में हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, दैट इज 10/2 इज इक्वल टू में 5 यूनिट्स। तो जो रेडियस है मेरे पास वो 5 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी। सिंपल टाइप का क्वेश्चन, हमने क्या किया है, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और मुझे यहां पर डायमीटर मिल गया। डायमीटर का हाफ करते ही हमें यहां पर रेडियस जो है वो मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 देखिए,
if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and minus 3, then find the values of a and b. तो a और b की हमें यहां पर वैल्यूज बतानी है। आप यहां पर समझें, क्वेश्चन 23, द गिवन पॉलिनोमियल इज, हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस का b, एंड उसके जो जीरोज हैं वो हमें यहां पर क्या दे रखे हैं, 2 एंड माइनस का 3 दे रखे हैं। अब आप यहां पे समझें कि इन जीरोज का हम इस्तेमाल कर लेंगे कैसे, हमारे पास उनके कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में एक रिलेशन होता है, उसका हम यहां इस्तेमाल करेंगे और इनकी वैल्यू बताएंगे। जरा देखिए, इसको नाम देता हूं मैं फर्स्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट विद, किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c। a जो है वो हमारे पास यहां पर 1 है, जो b है वो हमारे पास a प्लस 1 है, और जो c है वो हमारे पास यहां पर b है आपका, ये मुझे मिल गया। अब सम ऑफ जीरोज जो है वो मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो है वो मेरे पास होता है माइनस का b अपॉन a, यानी ये आ जाएगा माइनस का a प्लस 1 अपॉन 1, यानी माइनस का a प्लस 1 मेरे पास आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होता है, दैट इज c अपॉन a, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट c की वैल्यू है b अपॉन 1, यानी कि b। इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकंड। अब आप ध्यान से देखें तो जो जीरोज हैं वो मुझे यहां पर दे रखी हैं, इन जीरोज का मैं सम करूं तो सम मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट सम विल बी, इसको हमने फर्स्ट मान रखा है, सेकंड मानो, इसे थर्ड मानो, सम मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस ऑफ माइनस 3 यानी माइनस का 1, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 2 इज माइनस का 6। तो हम कहेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, मेरे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो -1 है, और यहां पर जो सम ऑफ जीरोज मैंने निकाला है वो है माइनस का a प्लस 1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका माइनस का बन जाएगा, a इज इक्वल टू में 0। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो मेरे पास माइनस का 6 है, और यहां पर है b, तो b की वैल्यू मुझे माइनस का 6 आ गई, यानी कि मैंने कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच में जो रिलेशन था उसको मैंने यहां पर एस्टैब्लिश किया, और उसी ही रिलेशन का इस्तेमाल करके मैंने जो a और b वो वाली वैल्यूज ये पूछ रहा था वो मैंने यहां पर बता दी है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि सम ऑफ जीरोज हमने विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स निकाला, सम ऑफ जीरोज विद द हेल्प ऑफ जीरोज निकाला, दोनों क्योंकि सम ऑफ जीरोज है तो बराबर होंगे आपस में, वहां से मुझे a मिल गया, प्रोडक्ट से मुझे b मिल गया, और a और b ही हमें यहां पर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हम नेचर किस तरह से निकालेंगे, कि उनका नेचर किस तरह का रहेगा। आप यहां पर समझें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखता हूं मैं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो हमारे पास है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3√2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, की कंसेप्ट देखिए जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना हो तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d से हम उसे डिनोट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो d है आपका वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d जो है वो आपका इक्वल टू 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और अगर जो d है आपका वो लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट।
तो उसका कोई रियल रूट्स यहां पर नहीं होता है। तो सिमिलरली यहां पर इसका भी हमें नेचर निकालना है, तो हम इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बट उससे पहले हम इस फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। नाउ कंपेयरिंग वन विद किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो ए है वो हमारे पास 1 आ गया, बी है वो हमारे पास 4 आ गया, सी जो है वो मेरे पास माइनस का 3√2 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में सी। ध्यान से देखिए, यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, 4 3 12√2। अब ध्यान से देखो तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस रूट जो है वो आपके क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड अकॉर्डिंगली मैंने कंडीशंस आपके पास लिख दी हैं। ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट के प्लेस पर आप अनइक्वल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहां पर हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, दैट्स वाई जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर इसे कुछ जगह पर अनइक्वल भी लिखा जाता है। तो हमारे पास रूट्स जो है वो रियल एंड अनइक्वल यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 25 का ए पार्ट देखिए। इवेल्युएट 2 sin 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। मुझे इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है, तो ये जो टर्म मुझे निकालनी है उसको मैं यहां पर रखता हूं आपका। देखिए जरा कैसे मुझे वैल्यू निकालनी है। 2 sin 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। अब ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस हमें क्या है यहां पर इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन एंगल्स पर वैल्यू पता होनी चाहिए। हम उसे यहां रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए sin 30 की जो वैल्यू है वो मेरे पास होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू मेरे पास होती है √3 माइनस 3 इंटू में cos 60 जो है वो हमारे पास होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 2/√3, और क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वेयरिंग कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया √3 माइनस 3 इंटू में 1/4 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1, यानी जो इस टर्म की जो वैल्यू है वो मेरे पास √3 माइनस 1 यहां पर आ गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 25 का बी पार्ट देखिए। If sin x is equal to 7/25 where x is an acute angle, then find the value of sin x into cos x bracket tan x plus cot x। मेरे पास क्या दे रखा है? sin x जो है वो हमें दे दिया है 7/25 और वो हमसे कह रहा है कि वैल्यू निकालिए किसकी? sin x इंटू cos x tan x प्लस cot x, जब आपका क्या है x एक एक्यूट एंगल है। अब आप बोले सर, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम सर sin x की मदद से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पीजीटी लगा करके बेस निकाल देंगे और फिर सभी की वैल्यू बारी बारी रखेंगे और हम इसे सॉल्व कर देंगे। बट नहीं, इसको और भी एक सिंपल तरीके से मुझे दिखता है कि सॉल्व किया जा सकता है। अंदर जो tan और cot हैं आपके, इनको आप ब्रेक कर लो sin और cos में। किस तरह से, जरा देखिए। यहां पर है sin x इंटू cos x और यहां पे हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और cot x होता है आपका cos x अपॉन में sin x। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास आ जाएगा sin x इंटू में cos x, और यहां पे एलसीएम आ गया cos x इंटू sin x। जब cos x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा sin x, उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी sin स्क्वायर x। sin x से करेंगे तो बचेगा cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x देखिए, cos x से cos x, sin x से sin x कैंसिल हो गया,
यहां पे आया साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है, बिकॉज ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। यानी ये जो टर्म है जिसकी वो हमसे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था वो हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स, एक्स के बारे में उसने कुछ कहा है, फॉर ऑल एक्स इज एन एक्यूट एंगल। एक्स जब एक एक्यूट एंगल है तो हमारी जो ये टर्म है वो क्या है, आपकी 1 के ही बराबर होगी। अब आप बोले सर ये साइन एक्स इज इक्वल टू 7/25 क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए, केवल कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम बिना इसके भी इसको सॉल्व कर दिया और इसकी वैल्यू हमने हमेशा 1 बता दी, तो इसका कोई यूज नहीं है आप यहां पर, और अगर करने लगे इसका यूज तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस टर्म को पहले सॉल्व करें और यहां 1 के बराबर लेके आए और आपको आंसर यहां पर 1 इसका मिल जाएगा। फॉर ऑल एक्स इज एन एक्यूट एंगल। आफ्टर दैट सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए। शो दैट √2 माइनस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मुझे शो करना है कि √2 माइनस √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। आप ध्यान से देखें, अब आपने √2 को अलग से, √5 को अलग से, √3 को अलग से, √7 को अलग से आपने इर्रेशनल प्रूव किया है। उसको हमने कैसे किया है, या फिर हम इर्रेशनल प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली 10th क्लास के अंदर हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि पहले हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। इर्रेशनल प्रूव करना है, मैं इसको यहां पर रेशनल मान लूंगा। आफ्टर दैट फिर रेशनल मान करके अंदर से कुछ कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे, और फिर जब हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलेगा, और जब वो गलत रिजल्ट निकलेगा तो हम कहेंगे कि जो ये अंदर से गलत रिजल्ट आ रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है, और फिर हम अपनी गलती मानते हैं और कह देते हैं कि हमने जो माना है वो गलत है और सही उसका अपोजिट होगा। तो फिर मैं इसको यहां पर अब करता हूं, मैं लेट √2 माइनस √5 को क्या मान लेता हूं, इज रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √2 माइनस √5 इज इक्वल टू p/q। p/q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है आपका। इस √5 को इधर ले जाऊं तो √2 इज इक्वल टू √5 प्लस p/q, इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लूं तो यहां पे आ जाएगा q, और यहां पे आ गया √5q प्लस का p। यहां पे √2 मेरे पास आ गया √5q प्लस का p अपॉन में q, इसे नाम दो फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग कर देता हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर देखिए जरा क्या होगा, √2 का स्क्वेयर हो जाएगा 2, और यहां ऊपर वाली टर्म √5q प्लस p का स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा आपका q स्क्वेयर, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वेयर लगाएंगे तो √5 का स्क्वेयर हो गया 5q स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर प्लस का 2ab, यानी 2 इंटू √5 इंटू pq अपॉन में q स्क्वेयर। अब केवल इस √5 को आप इधर रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को आप इधर ले आइए। तो इस q स्क्वेयर को मैं इधर ले आया तो 2q स्क्वेयर हो गया, ये इधर आकर के माइनस का 5q स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का p स्क्वेयर हो जाएगा, 2√5pq मेरे पास आ गया। ये हो जाएगा माइनस का 3q स्क्वेयर माइनस का p स्क्वेयर अपॉन में pq, और 2 भी ले आओ, इज इक्वल टू √5, इसे नाम दो सेकंड। मैंने क्या किया है, मैंने केवल √5 को यहां पर छोड़ा और बाकी सभी टर्म्स को मैं इधर ले आया। अब आप समझें कि p और q आपके इंटीजर हैं, p और q यहां इंटीजर रखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है आपकी वो एक रेशनल नंबर बनेगी। इंटीजर्स जब उनमें से कोई q जो है वो आपका 0 नहीं है
तो यहां पर ये वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करने से रैशनल मिलेगा। हम कहेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर देयरफॉर -3q² माइनस का p² अपॉन 2pq इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, हमारी रैशनल नंबर हो जाएगी, विच इंप्लाइज कि जो √5 है वो भी क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर। बट वी नो दैट कि जो आपका √5 है वो रैशनल नंबर नहीं होता, √5 रैशनल नंबर नहीं होता है। तो हम कहेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 इज इर्रेशनल। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोज में आना, मतलब उसका विरोधी होना। तो ये इस बात के कॉन्ट्राडिक्शन में आ रही है कि √5 इर्रेशनल होता है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने कुछ गलती करी है। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन। अब हम अपनी गलती मान रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारे गलत मानने की वजह से आया है। सो अवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमारा मानना है वो गलत है, मतलब हमने क्या माना था, वो रैशनल है और हमारा मानना गलत हो गया है। मतलब √5 सो विच इंप्लाइज √2 माइनस √5 इज इर्रेशनल। तो हमने √2 माइनस √5 को यहां पर इर्रेशनल कर दिया है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सिंपल है, पहले रैशनल मानो, अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकालो, फिर बाद में अपनी गलती मान लेते हैं और उसका अपोजिट हमारा यहां पर ट्रू हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन अ विलेज इज गिवन बिलो। यानी किसके पास कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमें इस डाटा में दे रखा है, और जो लैंड है वो यहां पर हेक्टेयर्स में दे रखी है। तो यहां पर 1 से 3 हेक्टेयर्स जिनके पास है ऐसी 20 फैमिलीज हैं, 3 से 5 है वो 45 फैमिलीज हैं, 5 से 7 है वो 80 फैमिलीज हैं। इस तरह से हमें डाटा दे रखा है। फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज। तो हमें यहां पर मॉडल निकालना है, यानी कि मोड हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि मोड क्या होगा। तो आप समझें कि जो मोड का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, मोड इज इक्वल टू में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इनटू में H। ये हमारे पास क्या होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पर जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है। अब मॉडल क्लास इनमें कौन सी होगी, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रही है, यहां पर। तो ये वाली जो क्लास है ना वो होगी मॉडल क्लास। तो जो हमारे पास मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास इज 5 to 7। L होती है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 5 है, L आ गया 5। ये F1 F2 क्या है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है F1, उससे पहली फ्रीक्वेंसी है F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है F2। H होता है इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज 2 हमारे पास है। तो सभी वैल्यूज मोड की हमें यहां पर मिल गई है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इन्हें ऐसे याद रख सकते हो, 0 1 2 काउंटिंग होती है। F1 होता है मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, और अलग से क्वेश्चन आ जाता है मॉडल क्लास बताइए, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जहां पर होती है वो होता है मॉडल क्लास। वैल्यूज रखते हैं, L है हमारे पास 5 प्लस F1 है मेरे पास 80, F0 है 45, 2F1 यानी हो जाएगा 160 माइनस F0 है मेरे पास 45 और ये है 55, इनटू में है मेरे पास 2। ध्यान से देखेंगे, 5 प्लस 10 माइनस 5 इज 5 और यहां पे बचा 7 माइनस 4 इज 3। यहां पे देखिए ये दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे। 45 50 100 हो गया, 160 माइनस 100 इज 60 इनटू में 2 से ये हो गया 30 टाइम्स। इनफैक्ट इस 30 को 3 इंटू 10 लिख लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5 प्लस
35 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में 10। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं 35 को, तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 से 1 टाइम, और फिर इसको हम करेंगे आपका फिर से 1 टाइम, यहां पे आ जाएगा 2.6 टाइम, फिर से 2, 6 टाइम 6, इस तरह से अपॉन में 10। अपॉन में 10 है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यहां पे डेसिमल जो है तो वो हो जाएगा आपका 5 प्लस 1.1666, इस तरह से चलता रहेगा। यानी यहां पे आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 इज 6.166, ये हमारे पास क्या है, हेक्टेयर्स। इतने हेक्टेयर्स जो है वो मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास यहां पर है। दैट मींस इसकी जो मोड वैल्यू है वो 6.166 आ रही है। अगर आप इस 66 को ऐसा ना लिखना चाहें तो भाई यहां तक आप लिख लो, इस 6 से इसको 7 कर दो, 6.17 ये हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे ऐसे पॉइंट्स में लिखते और दिखाना चाहते हो कि आगे तक वैल्यू चल रही है तो डैश 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 करके आप दिखा सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये हमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इसका जो मीन है वो हमें गिवन है, दैट इज 54, और वो कह रहा है कि पी की वैल्यू निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी में जो पी दे रखा है ना, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं यहां पर एक मीन मुझे दे रखा है, एक मीन में क्वेश्चन में इस डाटा को इस्तेमाल करके निकालूंगा और फिर वहां से दोनों को बराबर रख करके हम पी की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां मीन निकालने के लिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, हम अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच हमारे पास होता है। अब ये सब वैल्यूज हम बताते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? इन दोनों का करते हैं सम, उसको कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो यहां आ जाएगा 10। 60 को करेंगे 30, इनके बीच का डिफरेंस है 20, 20, 20 ऐड करते जाओ 50, 70 और यहां पे आ जाएगा 90। उसके बाद हम निकालते हैं डीआई, जो होता है एक्साई माइनस का ए। अब जो ए है ना, वो आप कोई सी भी एक वैल्यू इनमें से मान सकते हैं, चाहे आप ये वाली मान लो, बीच वाली मान लो या ऊपर वाली मान लो। अभी तक तो हम आपको कोई बाउंडेशन नहीं देते थे अब तक के क्वेश्चंस में कि आप इसको मानो, लेकिन ऐसा यहां पर थोड़ा इस्तेमाल करें दिमाग तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अगर मैं पी के सामने वाले को ए मान लेता हूं तो फिर जब मैं कहीं यहां एफ आई यू आई निकालूंगा तो उसमें पी नहीं मिलेगा मुझे, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ए तो हम किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो मैं इस ए को 30 मान लेता हूं। तो एक्साई माइनस ए यानी 10 माइनस 30 इज माइनस का 20, 30 माइनस 30 इज 0, 50 माइनस 20 और 70 माइनस 30 40 और यहां पे आ जाएगा 60। अब उसके बाद निकालूंगा मैं यूआई। यूआई जो होता है वो होता है डीआई अपॉन में एच। एच है मेरे पास 20 से डिवाइड करूंगा माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद निकालूंगा एफ आई यू आई। ध्यान से देखिए 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस का 7, 0 इंटू पी इज 0। अब इसीलिए मैंने यहां पर पी के सामने वाले को ए माना था। अगर मैं किसी और को मानता तो p इंटू में समथिंग वैल्यू यहां पर आती और फिर मुझे उसे ऐड भी करना पड़ता, वो p उसमें आता और जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा पार्ट हमारा बढ़ा देता। बट हमें तो कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो हम यहां पे दिमाग लगाएंगे और p के सामने वाली साइड को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। उसके बाद 10 इंटू 1 इज 10, 9 इंटू 2 इज 18, 13 इंटू 3 इज 39। तो यहां पे ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 और 8 17, कैरी 1, तो ये हो गया 67 माइनस का 7। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो है वो मेरे पास 60 आ जाएगा। और उसके बाद यदि मैं फ्रीक्वेंसी का सम करूं यानी समेशन ऑफ एफ आई करूं तो देखिए 7 और 10 17, 17 और 9 मेरे पास हो जाएगा, दैट विल बी 26 और 3 मेरे पास हो जाएगा आपका 29 प्लस 10 इज 39 प्लस का पी आपका, ये है फ्रीक्वेंसी। अब मीन जो है वो मेरे पास 54 है। अज्यूम्ड मीन मैंने कितना माना है, दैट इज 30 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई मेरे पास आया है 60 और समेशन ऑफ एफ आई है 39 प्लस का पी और एच है मेरे पास, दैट इज एच कितना है 20।
इसको इधर ले आइए, तो 60 इंटू 20/39 प्लस का P, यहां पे आ जाएगा 54 माइनस का 30 इज इक्वल टू 24। यहां पर है 60 इंटू में 20/39 प्लस का P इज इक्वल टू 24। तो यहां पे आ जाएगा 3 से 20 टाइम्स, 3 से 8, और इसको कैंसिल करें 4 से 5 टाइम, 4 से 2, 2 से यहां पर 10 टाइम्स आ जाएगा आपका। इसको इधर ले जाइए, 1 है मल्टीप्लाई में, इधर आ गया 50, तो यहां पे आ गया 50 इज इक्वल टू 39 प्लस का P, इसको इधर ले आएंगे, P इज इक्वल टू 50 माइनस का 39, तो P मेरे पास आ गया 10 माइनस 9 इज 1, और यहां पे आ गया 4 माइनस 3 इज 1, यानी जो P की वैल्यू है वो मेरे पास यहां पर 11 आ गई है। और इसमें केवल P की ही वैल्यू आपसे पूछ रखी थी, तो हमने किस तरह से किया है, की कंसेप्ट हमने क्या लगाया कि मीन हमें दे रखा था, मीन हमने निकाल दिया, दोनों को इक्वेट करवाया है, और वहां से मैंने P की वैल्यू को यहां पर 11 निकाल दिया है। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि उसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया जाता है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में यहां पे दिखाई दे रहा है। शो दैट AB प्लस CD अपॉन AD प्लस BC जो है वो आपका 1 के बराबर आएगा, ऐसा हमें शो करना है। अब आप बोले सर इसको हम कैसे शो करेंगे? अगर इसको आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये आपकी NCERT में जो क्वेश्चन दे रखा है कुछ उसके जैसा है। ध्यान से देखो, अगर मैं शो करने वाले पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, भाई इसको इधर ले जाऊं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अगर मैं ये वाला पार्ट कहीं से ले आता हूं तो फिर मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, यानी कि AB प्लस CD अपोजिट साइड्स का सम AD प्लस BC, यानी कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो दूसरी अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होगा। अब इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, तो हम यहां पर एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कि यहां पर A जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS जो है हमारी टेंजेंट है, एंड वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो AP है वो आपका AS के बराबर है, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वो इक्वल होती हैं। नाउ ये केस सभी के साथ होगा, बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बीपी जो है वो BQ के बराबर होगा। ऑल्थो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि बीपी और BQ बराबर है, क्योंकि फिगर थोड़ा ऐसा हो गया है, बट आप इसे अगर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। तो बीपी और BQ भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। बट आप ध्यान से देखें, मैंने AP को इधर रखा है तो BP को भी मैं इधर रखूंगा, ताकि जब मैं इन्हें ऐड करूं तो मैं AB साइड आप यहां का बना सकूं। तो यहां पर जो BP है, BP जो है वो BQ के बराबर हो गया, इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकंड। सिमिलरली C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ और CR जो है वो बराबर होंगे, तो CQ और CR जो है, या फिर मैं कहूं कि RC जो है वो बराबर होंगे, इसे नाम दो थर्ड। D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो DR है वो आपका किसके बराबर होगा, वो DS के बराबर होगा, इसे नाम दो फोर्थ। मैंने सभी एक्सटर्नल पॉइंट लिख लिए, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पे आ जाएगा AP प्लस BP, यहां पे आ जाएगा आपका DR प्लस RC, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, AS प्लस DS, AS इस DS को मैं आगे लिख सकता हूं, प्लस BQ प्लस CQ। अब आप बोले सर आपको कैसे आइडिया लगा? भाई मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा था कि मुझे अपोजिट साइडों का सम बराबर दिखाना है, तो जहां मैंने AP लिया, AP को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो BP को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही लूंगा, ताकि अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लेता तो फिर मैं AP में BP को जोड़ता कैसे?
आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि मुझे एपी के साथ बीपी को ऐड करना है, तो फिर मुझे इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। इस पैटर्न को आप दिमाग में रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एपी प्लस बीपी को मैं लिख सकता हूं, एपी प्लस बीपी को मैं लिख सकता हूं एबी। डीआर प्लस आरसी, डीआर प्लस आरसी को मैं लिख सकता हूं सीडी आपका। एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस को मैं लिख सकता हूं आपका एडी। बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू को मैं लिख सकता हूं बीसी। आप ध्यान से देखें, एबी प्लस सीडी, इसको नीचे ले आइए तो एबी प्लस सीडी अपॉन में एडी प्लस का बीसी इज इक्वल टू में 1, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन, बस आपको यह दिख जाए कि आपको इसमें करना क्या है। अगर आप इसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, इसको अगर आप जैसे ही राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अपोजिट साइड्स का सम आपको इक्वल दिखाना है, एंड फिर इजी तरीके से आप एक थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे यहां पर बना सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 का विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और हम इसे कितनी ही बार अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आप फिर भी इसे देखना चाहते हैं तो यहां टैप करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000, I must say 50,000 people attended a cricket test match between India and Australia in Sydney cricket ground. एक किसी पर्टिकुलर दिन 50,000 लोगों ने जो है क्रिकेट टेस्ट मैच को देखा। Let X be the number of adults attended and Y be the number of children. Adults मतलब बड़े लोग जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, वो लोग जो है X हैं और जो चिल्ड्रन है वो Y हैं। And cost of adult ticket was rupees 1000 and child ticket was rupees 200. अडल्ट की जो टिकट का प्राइस है वो 1000 रुपए है और चाइल्ड की का है 200 रुपए। ऑन दैट डे रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग 50,000 टिकट्स वाज, ये है हमारा 4 करोड़ 20 लाख रुपीस, 4 करोड़ 20 लाख रुपए मिला है। फाइंड हाउ मेनी अडल्ट्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस अटेंडेड द क्रिकेट मैच। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, करते हैं क्वेश्चन को। दिस इज क्वेश्चन 29 का ए पार्ट। द नंबर ऑफ अडल्ट्स अटेंडेड मैच या फिर क्रिकेट मैच वो है एक्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस चाइल्ड अटेंडेड द क्रिकेट मैच आर वाई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में कहूं यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब आपको ये दिखना चाहिए। वो कह रहा है कि 50,000 लोग उस दिन जो टिकट्स यहां पे जो पीपल थे दोनों को मिला करके वो 50,000 थे, यानी कि एक्स और वाई यदि मैं दोनों को मिला दूं तो वो मेरे पास 50,000 होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ध्यान से देखेंगे किस तरह से कि भाई अडल्ट की टिकट का प्राइस कितना था 1000 रुपए, एक टिकट का प्राइस है 1000 रुपए और अडल्ट वहां पर है कितने, एक्स हैं, यानी कि अडल्ट से जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1000 एक्स प्लस आपका जो चाइल्ड की टिकट का प्राइस है वो है आपका 200 रुपए और चाइल्ड है कितने वहां पर वाई, तो ये हो जाएगा 200 वाई। इतना पैसा मिलेगा अडल्ट से और इतना पैसा मिलेगा चाइल्ड से, और दोनों से मिलाकर के जो पैसा हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 4 करोड़ 20 लाख। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। बट मैं इसे चाहूं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं। मैं 200 यहां से कॉमन ले लूं, तो 200 यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा आपका कितना 5x, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस का y इज इक्वल टू 420 एंड जीरोस को आप थोड़ा केयरफुली करेंगे। 2 जीरोस से यहां पर 2 जीरोस आपकी कैंसिल हो गई, 2 से ये 2 टाइम्स 21 टाइम्स और बाकी 1 2 3 और 4 जीरोस, तो यहां पे आ गया 5x प्लस का y इज इक्वल टू में कितना हो गया, ये
2,10,000. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000, यहां है 5x प्लस वाई, यहां पर भी प्लस का y, यहां पर भी प्लस का y. अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा. तो मैं यहां से सेकंड में से या सेकंड में से फर्स्ट को कर लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी. 5x प्लस वाई और यहां पर है 2,10,000. 2,10,000. यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 50,000. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. y से y एलिमिनेट हो गया. 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x. यहां पे आ जाएगा 0 0 0 0. 11 माइनस 5 इज 6 और यहां पे आ गया 1 यानी 1,60,000. तो 4x जो है वो बराबर आ गया 1,60,000. 4 डिवाइड में ले जाएंगे. 1,60,000 बाई 4. 4 से डिवाइड किया तो यहां पे आ गया 4. 1 2 3 4 4 जीरोस आ जाएंगे आपके पास, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40,000. यानी नंबर ऑफ एडल्ट पीपल जो है वो 40,000 थे जिन्होंने टेस्ट मैच को अटेंड किया है. अब एडल्ट पीपल्स तो मुझे मिल गए. इस x की वैल्यू को आप रख दो फर्स्ट में. पुटिंग x इन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 40,000 प्लस y इज इक्वल टू में 50,000. इस 40,000 को इधर लेके जाऊंगा तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज 10,000. क्लियरली दिख रहा है 40,000 एडल्ट है तो 10,000 चाइल्ड हो जाएंगे. बट आप यहां लिख के बताएंगे नंबर ऑफ अडल्ट पीपल अटेंड मैच, अटेंडेड मैच जिन्होंने अटेंड किया है वो अडल्ट पीपल हैं आपके 40,000. एंड नंबर ऑफ चाइल्ड पीपल जो अटेंड किया है वो है आपके 10,000. तो क्लियर टाइप का क्वेश्चन था ये, इजी टाइप का क्वेश्चन था. बस यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन को आप माइंड में रखेंगे. तो पहला इक्वेशन बनाया कि दोनों का सम 50,000 है. दूसरी इक्वेशन हमने रेवेन्यू से बनाई. अगर आप इसे यहीं पे सॉल्व करने जाते ना तो हो जाता, बट इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो बट हमने यहां से 200 कॉमन लिया और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया. आफ्टर दैट फिर हमें एक्स वाई की वैल्यू मिली, वही हमें यहां पर इस क्वेश्चन में चाहिए थी. नाउ क्वेश्चन 29 का बी पार्ट देखिए. सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली. हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना यानी इनका ग्राफ ड्रा करना है और तब इसका सोल्यूशन यहां पर निकालना है. तो इनका ग्राफ ड्रा करने के लिए मुझे इनके दो दो सॉल्यूशंस की नीड होगी. तो मैं यहां पर इनके दो दो सॉल्यूशंस निकाल देता हूं. फॉर ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. थोड़ा केयरफुली आप इसे करेंगे. कैसे? मैं सिंपल टाइप के सॉल्यूशंस यहां पर निकालूंगा कि जब हम इसमें x को 0 रख देंगे तो x को 0 रख दिया तो यहां पे y की वैल्यू क्या बचेगी, 6 बचेगी. जब y को 0 रख दिया तो 2 को इधर ले आएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3. सिमिलरली यहां पर दूसरे वाले के लिए करते हैं. x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5. ये मेरे पास यहां पर पॉइंट्स आ गए. अब इसका यहां पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे. उसके लिए मुझे पॉइंट 6 तक चाहिए तो मैं इन्हें ड्रा कर लेता हूं. यहां पर है 1 2 3 4 5 6. यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, मैक्सिमम 6 तक जा रहे हैं. और इधर होगा -1 माइनस का 2, ज्यादा आगे तक ड्रा करने की जरूरत नहीं है. -1. पहला पॉइंट है x0 y6. x0 कहां होता है आपका, y एक्सिस पर होता है आपका. x0 y6 कहां पे होगा, दिस इज द पॉइंट. x3 y0 यहां पे आ जाएगा और इस तरह से ये लाइन ड्रा हो गई. दिस इज अवर फर्स्ट लाइन, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. आफ्टर दैट x0 y5 यहां पर है, 5,0 यहां पर है. दोनों को मिलाते हैं.
दिस इज द लाइन। अब आपने दोनों लाइन को यहां पे ड्रा कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इनका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पर जो लाइंस है वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारी जो लाइंस हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप अगर थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर दिस पॉइंट इज 1,4। अब ऑल तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब दिखाई दे रहा होगा, 1,4 से थोड़ा इस तरफ चला गया है। बट जब आप इन ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 1,4 पर ही ये दिखाई देगा। यहां 1 आपका यहां पे होगा, इस तरह से मैं इसको कर देता हूं। और अगर आप इसे टैली करना चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, आपको जो पॉइंट का सॉल्यूशन है वो यहां पर 1,4 आ जाएगा। देखिए कैसे करके दिखाता हूं। अगर आपको इसे टैली करना है, देखिए यहां 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 6, यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा आपका 1, x को 1 यहां पे रख दोगे आप, तो x को रख दिया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। तो ये, बट ये आपको केवल टैली करने के लिए, सोल्यूशन आपको इस तरह से ही निकालना है। तो सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और y की वैल्यू मेरे पास यहां पर 4 आ गई है। अब ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन यहां पर आ गया है। आफ्टर दैट फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, जो 29 का ए पार्ट दे रखा है वो सेम है एज जो हमने पहले अब यहां पर कवर किया है। आफ्टर दैट फॉर विजुअली इंपेयर्ड मैं 29 का बी पार्ट देखता हूं। A 2-digit number is 6 times the sum of its digit। एक 2-digit नंबर जो है वो 6 टाइम है उसकी डिजिट्स के सम के। The number formed by reversing the digits is 9 less than the given number। हमारे पास एक और कंडीशन दे रखी है तो हमें वो नंबर बताना है, फाइंड द नंबर। सबसे पहला कंसेप्ट आप यहां पर समझिए कि 2-digit नंबर हम मानेंगे कैसे। 2-digit नंबर जो है वो हमारा क्या होता है, 2-digit नंबर लाइक जैसे हम 29 को कहते हैं, 29 को अगर हम थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो वो होता है 10 इंटू 2 प्लस में 9। जहां पर जो 9 है वो हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट है, और जो 2 है वो हमारे पास क्या है, टेंस डिजिट है। तो जब हम एक 2-digit नंबर मान रहे होंगे तो वो किस तरह से मानेंगे, लेट द 2-digit नंबर इज 10x प्लस वाई, जहां पर y हमारे पास यूनिट डिजिट है और x हमारे पास क्या है, टेंस डिजिट है। तो ये मैंने हमारा क्या मान लिया है, यहां पर 2-digit नंबर मान लिया। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में यहां पर करूं, वो हमसे क्या कह रहा है, ए 2-digit नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी जो 2-digit नंबर है 10x प्लस वाई, वो आपका इन डिजिट्स का जो सम है, यानी x प्लस वाई यदि मैं करता हूं तो इन डिजिट्स के सम के 6 टाइम है, यानी ये 1 है तो ये 6 है। दोनों को बराबर करना है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस का 6y। इसको इधर ले आएंगे, 10x माइनस का 6x प्लस y माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारा आ गया 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, दैट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द गिवन नंबर। यानी अगर हम डिजिट्स को बदल दें, भाई x के प्लेस पर y कर दें, y के प्लेस पर x कर दें, तो डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर मिलता है वो 9 कम होता है गिवन नंबर से। यानी गिवन नंबर ये है, रिवर्स करने पर ये मिल रहा है, तो ये वाला जो नंबर है ना वो इससे 9 कम है। तो अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
इसको इधर ले आइए, यहां पे x माइनस का 10x प्लस का 10y माइनस का y, और इस 9 को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस का 9, यहां पे माइनस का 9x प्लस का 9y इज इक्वल टू माइनस 9। यहां से माइनस का 9 में कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में है मेरे पास यहां पर माइनस का 9, माइनस से माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, ये मेरे पास सेकंड आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर है माइनस का 5y, यहां पर है माइनस का y, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आपका क्या, इक्वेशन 2 को, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 5, तो यहां पे 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएगा 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 5, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस आपका, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहां पे माइनस का x जो है वो मेरे पास माइनस का 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है विच इंप्लाइज जो x है वो 5 आ गया। x को 5 रख देंगे हम यहां पर आपका, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस का y इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। द नंबर इज, x और y मिल गए तो मैं नंबर बता सकता हूं, वो हो जाएगा 10x प्लस y, यानी 10 इंटू में 5 प्लस का 4, यानी कि मेरे पास आ गया 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54, मेरे पास यहां पर वो नंबर आ रहा है। बस आपको की कंसेप्ट अपने माइंड में क्या रखना है कि जब हम 2 डिजिट नंबर मान रहे हैं तो वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है 10x प्लस y फॉर्म का। फिर यहां पर जो गिवन कंडीशंस है वो हमारे पास हम यहां पर लगाएंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यूज जब हमें मिल जाएंगी वो हम यहां पर पुट करेंगे और 2 डिजिट नंबर हमें यहां पर 54 मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना है sin x माइनस cos x प्लस 1 जो है वो sec x माइनस 10x इंटू में वो हमें प्रूव करना है sin x प्लस cos x माइनस 1 के, यानी यहां माइनस है, यहां प्लस आ जाना चाहिए और यहां पे माइनस आ जाना चाहिए, इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS। LHS मेरे पास है sin x माइनस cos x प्लस का 1 इंटू में यहां पे है sec x माइनस 10x। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले कोई सीधा सीधा फॉर्मूला तो यहां पर नहीं बन रहा है। जब सीधा सीधा कुछ ना बने तो हमारे पास जो साइन कॉस के अलावा टर्म्स है उन सबको भी हम किस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे साइन कॉस में ब्रेक करता हूं, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि यहां पर क्या रिजल्ट हमारा बन रहा है। इस 1 को मैं आगे ले लूं तो यहां ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पे ध्यान से देखिए sec x को लिख दूंगा 1 अपॉन cos x और 10x को लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। दोनों का एलसीएम सेम है, दैट इज cos x, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस sin x माइनस cos x और यहां पे आ जाएगा आपका cos x एलसीएम हो गया और यहां पे आ गया 1 माइनस sin x। अब मुझे यहां पर एक रिजल्ट दिख रहा है 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, तो मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को एक बार तो इस टर्म के मल्टीप्लाई में और एक बार इस टर्म के मल्टीप्लाई में। आप बोले सर क्या फायदा होगा, आप देखिए जरा कैसे करते हैं। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इनटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और यहां पे माइनस का कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो हमें यहां पे फायदा क्या हुआ, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, सेकेंड वाली टर्म में तो cos x से cos x कैंसिल हो गया और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर मैं फॉर्मूला बना दूंगा आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में है cos x, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 1 प्लस का साइन x। आप फॉर्मूला बताएंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और हम जानते हैं
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो यहां पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे मेरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का 1। अगर आप टैली करें तो क्या हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हमने किस तरह से यहां पर किया है कि हमने जो यहां पर टेन और सेक दे रखा था दोनों को साइन कॉस में ब्रेक किया, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई किया और सिंपल टाइप की आइडेंटिटी यहां पर बनी है और हमारा रिजल्ट जो है वो यहां पर प्रूव हो गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 31 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर माइनस n, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू में 5n स्क्वायर माइनस n, यानी कि Sn जो है वो हमारे पास है ये वाली टर्म। तो मुझे nth टर्म यहां पर बतानी है, यानी an मुझे यहां पर बताना है। अब इससे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, फिर क्वेश्चन आपके माइंड में हो जाएगा। वैसे तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला बनता कैसे थोड़ा हम उस पर बात करते हैं। मान लीजिए, थोड़ा और ऊपर करूं मैं, मान लीजिए हमें एक AP दे रखा है 1 2 3 4। मैं आपसे कहता हूं 3 टर्म्स का सम, पहली 3 टर्म्स का सम मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6, और 2 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म का सम सबट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, यानी वो मेरे पास तीसरी टर्म आ गई। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर मुझे तीसरी टर्म निकालनी है तो 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे तीसरी टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली मुझे अगर चौथी टर्म निकालनी है तो 4 टर्म्स के सम में से उससे पहला 3 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मैं n टर्म्स में से n माइनस 1 यानी उससे पहली सभी टर्म्स का सम यहां पे सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे nth टर्म मिल जाएगी। ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। अगर ये आपके माइंड में है तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी एक छोटा सा AP पकड़ के और उसको तुरंत क्वेश्चन के साथ बना लो। अब यहां पर करते हैं, भाई मुझे nth टर्म चाहिए तो Sn तो मेरे पास है, Sn माइनस 1 मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि जहां पर भी n है वहां पे n माइनस 1 रख दो, ओपन कर लेते हैं। n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, यहां माइनस का n प्लस का 1 अंदर ले जाओ, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 10n माइनस n और प्लस का 1, यहां पे कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 11n प्लस का 6। मुझे निकालनी है nth टर्म दैट इज Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn है मेरे पास 5n स्क्वायर माइनस का n, इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा 5n स्क्वायर माइनस 11n प्लस का 6, माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5n स्क्वायर माइनस n माइनस का 5n स्क्वायर प्लस का 11n माइनस का 6। 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 11n माइनस n हो गया 10n और यहां पे माइनस का 6, यानी nth टर्म जो है वो मेरे पास यहां पे 10n माइनस 6 आ रही है। इन जनरल ही उसने nth टर्म पूछ रखी है, अगर वो कोई पर्टिकुलर टर्म पूछना चाहता तो भी हम बता सकते हैं। nth टर्म हमने निकाल दी, n के प्लेस पर वो वैल्यू रखो और आपको वो टर्म AP की यहां पर मिल जाएगी। की कंसेप्ट माइंड में रखना है ये वाला, nth टर्म निकालनी है तो Sn में से Sn माइनस 1 को सबट्रैक्ट करना पड़ता है और nth टर्म हमें AP की यहां पर मिल जाती है।